आज है अलविदा जुमे की नमाज और इसे लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट पर है। संभल में जुमा अलविदा और ईद को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर धर्मगुरु भी सामने आए हैं। शाही जामा मस्जिद के शहर इमाम ने जुमा अलविदा पर सड़कों पर नमाज न पढ़ने की अपील की। अपने आसपास की मस्जिद में नमाज पढ़ने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। वहीं बहराइच में आज अलविदा की नमाज को लेकर बहराइच पुलिस अलर्ट पर है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में थानाध्यक्ष पुलिस फोर्स गश्त करते दिखे। देर रात पुलिस अधीक्षक शहर रामानंद कुशवाहा भी दलबल के साथ बहराइच शहर में गश्त करते दिखे। लखनऊ में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुन्नी समुदाय की टीले वाली मस्जिद में अलविदा की नमाज के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। नमाज के दौरान ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 1000 पुलिसकर्मी, 12 पुलिस अधिकारी और 9 कंपनी पीएससी की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। तो यूपी में अलविदा जुमे की नमाज सड़कों पर न पढ़ी जाए, इसकी सख्त हिदायत दी गई है, जिसका पालन करने के लिए पुलिस अलर्ट है। संभल के अलावा मेरठ और बागपत में भी प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। मेरठ प्रशासन के मुताबिक किसी भी स्थिति में सड़क पर नमाज पढ़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ते पकड़ा जाता है उसका पासपोर्ट जब्त किया जाएगा, लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी। करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसमें इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका। किसी भी कीमत पर जनपद में सड़क पे नमाज नहीं होगी। नमाज की बात नहीं, बल्कि जो हम लोगों ने मीटिंग किया उसमें हम लोगों ने यह भी बात कर रखी है कि कोई भी, चाहे वो हनुमान जी की आरती हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम सड़क पे हम लोग नहीं करने देंगे। और इस बात को लेकर हमारी सहमति बन भी गई है। विगत 4-5 वर्षों से हम लोग कार्यक्रम ये करवा रहे हैं और अब सबके मन में बात बैठ भी गई है। तो कोई जिद भी नहीं करता इस बारे में कि सड़क पे आरती करेंगे या सड़क पे हम नमाज पढ़ेंगे। अलविदा की नमाज को लेकर एक और बड़ी खबर। अलविदा की नमाज को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी निर्देश दिए हैं। सड़कों, सार्वजनिक स्थानों पर ना हो नमाज, किसी भी नई परंपरा को शुरू ना करें। डीजीपी की ओर से ये निर्देश है। अलविदा की नमाज को लेकर हाईकोर्ट हाई अलर्ट पर है। फिलहाल पुलिस अलविदा की नमाज पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन ने अलविदा नमाज से पहले मुसलमानों से अपील की है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहकावे में न आए। अलविदा की नमाज के वक्त काली पट्टी न बांधे, मस्जिद में सिर्फ खुदा की इबादत करें। मुसलमान सियासी इस्तेमाल होने से खुद को बचाएं। रमज़ान शरीफ के महीने का, जो रमज़ान शरीफ इबादत का महीना है, उस इबादत के महीने को इन्होंने राजनीतिक कामों में उलझा के रख दिया है मुसलमानों को। अलविदा की नमाज है तो अलविदा की नमाज के दिन ऐलान किया कि तमाम मुसलमान काली पट्टी बांधें। तो इन मजहबी रहनुमाओं को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इबादत के महीने में राजनीतिक काम नहीं करना चाहिए। इबादत के महीने को इन्होंने पॉलिटिकलाइज कर दिया है। अब आपको संभल की भी तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर मामला पूरी तरह से संवेदनशील है। यहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती बहुत ज्यादा है। पूरे संभल एरिया को लेकर यही ऐलान है कि यहां सड़कों पर और घरों की छतों पर अलविदा की नमाज न की जाए। और इसे लेकर कल भी पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। कड़े बंदोबस्त किए गए हैं अलविदा की नमाज को लेकर और ईद भी शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसे लेकर भी प्रशासन अलर्ट है।
मेरठ पुलिस ने भी सड़क पर नमाज को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने हालांकि इसका विरोध किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए पुलिस के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने यूपी पुलिस के इस आदेश की तुलना ऑरवेलियन 1984 की पुलिसिंग से की है। दरअसल मेरठ पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द किए जाने की चेतावनी दी है। वहीं जयंत चौधरी ने अंग्रेजी उपन्यासकार जॉर्ज ऑरेवल की एक किताब 1984 का जिक्र करते हुए इस फैसले का विरोध किया। ईद की तैयारियों के बीच संभल में पुष्प वर्षा की इजाजत मांगी गई। समाजवादी पार्टी के नेता ने ईद पर संभल में पुष्प वर्षा कराने की अनुमति मांगी है। समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान ने कहा कि प्रशासन अपने खर्चे पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराए, नमाजियों पर फूलों की बारिश की जाए। इससे हौसला बढ़ता है आदमी का कि हमारे प्रदेश और देश में कि ये एक, क्योंकि अच्छी बात है, एक मोहब्बत का सिर पे उसके फूल गिरेगा तो उसका चेहरा आराम बहुत ज़्यादा खिल जाएगा और वो दिल में भी सोचेगा अपने कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ हम में आपस में कितनी मोहब्बतें हैं। तो उसको लेके मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। ये मैंने मिलने का भी प्रयास किया था, फ़ोन भी किया था कि कुछ उलमा और हम लोग उनसे मिलना चाहते थे इस बात को लेके, लेकिन कोई बात नहीं, समय नहीं मिल पाया, तो मैंने चिट्ठी लिखी है उन्हें। इनके द्वारा एक अभी ज्ञापन दिया गया है और इसमें इस अनुमति का के विषय जिक्र किया गया है कि ईद के दिन ईदगाह पर और आसपास के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किया जाए नमाजियों पर। तो अभी उनसे मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि क्या यह पूर्व से यहाँ पर होता आया है। उनसे उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि पूर्व से यह नहीं होता आया है, लेकिन इस वर्ष वो शुरू करना चाह रहे हैं। तो हम लोग इसकी जांच कराएंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र आता है तो पहले जांच की जाती है, फिर उसमें जो भी निर्णय होता है वो लिया जाता है। मेरठ कांड के बाद मुजफ्फरनगर से पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया। खौताली कोतवाली इलाके के भंगेला गांव में एक पत्नी ने अपने पति को जहरीली कॉफी पिलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। इस सनसनीखेज मामले में पति की हालत गंभीर है। मेरठ के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आरोप है कि पीड़ित पति अनुज को उसकी पत्नी सना ने जहरीली कॉफी दी। कॉफी पीते ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। आनन फानन में परिवार वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाई और अभी भी जिंदगी से जंग अभी चल रही है। अनुज के परिजनों का आरोप है कि महिला के पहले से किसी और से प्रेम संबंध थे, जिसे लेकर ही पति पत्नी के बीच अक्सर ही विवाद होता था। बताया ये भी जा रहा है कि महिला जिससे मोहब्बत करती थी वो उसके संबंध में भांजा लगता है। कॉफी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत खराब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए। भाई आईसीयू में था। फिर उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुई तो नाटती रही कि मैंने कुछ नहीं दिया। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गई। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गैल यो वहाँ से थाने से चली गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली। मऊ पहुंचे ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली कटौती को लेकर सख्त चेतावनी दी। बिजली मंत्री ने दो टूक कहा, अगर कोई ट्रांसफार्मर फूंकता है तो एक अधिकारी भी फूंकेगा। लापरवाही करने पर कोई मान मनोबल नहीं, सीधे कार्रवाई होगी। बीते 3 साल में 3,300 बिजली कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। अब अगर ट्रांसफार्मर फूकेगा तो उसके साथ साथ एक अधिकारी भी फूकेगा। ये हमने जो है, क्योंकि अब ऐसे चलता है वाली बात नहीं चलेगी। अगर बिजली गई है तो उसके लिए कोई किसी न किसी को जिम्मेदार होना पड़ेगा। तो इस प्रकार की कार्य संस्कृति
हम जो नगर विकास का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गौशाला वाले बयान पर बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। सुभाष यदुवंश ने कहा कि अखिलेश यादव का बयान पूरे यादव समाज का अपमान है, उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अभी अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि उनको गाय, गोबर और गौशाला से दुर्गंध आती है। कितनी शर्मनाक बातें हैं। ये अखिलेश यादव का ये बयान पूरे यादव समाज का अपमान है, भगवान श्री कृष्ण का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का अपमान है। अखिलेश यादव तुरंत पूरे समाज से अपने इस जघन्य कृत्य के लिए माफी मांगे। इधर कुशीनगर में बेटे पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगा। अहिरौली बाजार थाने के बसंतपुर गांव की घटना है, जहां जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद में बेटे ने चाकू से गला रेतकर मां की हत्या कर दी। मां की हत्या करने के बाद बेटे ने खुद पुलिस को फोन कर अपनी मां को मारने की जानकारी दी और खुद को गिरफ्तार कर ले जाने की भी बात कही। फोन पर इस तरह की बात सुनकर पहले तो किसी को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब घटना की तस्दीक हो गई, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। उनके बाद हमेशा नाराज रहता था माता जी से और बार बार कहता था कि तो के मुआ दे, तो के काट दे, तो के हई कह दे, तो के हो कह दे, हम पूरा जमीन लिख दा, यही सब कहता था। वो नहीं कुछ कर रही थी, तो इसी वजह से खुंदस था। जब भी आता था उनसे कायदे से बात नहीं करता था, पूरा गांव घूमता था, राजनीति करता था। और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत बड़ा नशेड़ी है, बिना नशे के वो रह नहीं पाता है। ईश्वरावती देवी पत्नी सुरेंद्र द्विवेदी, जिसका अपने पुत्र ब्रिजभूषण द्विवेदी से जमीन बेचने की बात को लेकर के कुछ विवाद हो गया, जिसमें ब्रिजभूषण के द्वारा अपनी मां के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामा कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। परिजन से तहरीर प्राप्त कर प्रकरण में शोषण धारा अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर मथुरा में पुलिस टीम पर पथराव हुआ। पथराव में कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। विशेष समुदाय के लोगों पर पथराव का आरोप लगा है। पुलिस टीम झगड़े की सूचना पर पहुंची थी। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। ये मामला कोसी कला इलाके के नकासा मोहल्ले का है। पूरी घटना देखी थी सर मैंने। पुलिस के ऊपर पूरा पथराव कर रहे थे वो लोग। पुलिस अपने बचाव के लिए सब एक इधर हट रही थी वो। तो उन लोगों को मैं देख मैं भी वीडियो बनाने लगा उन लोगों की, मतलब पथराव क्यों किस लिए कर रहे थे लोग। तो वो लोग मतलब कोई संतुष्टि नहीं कर रहे थे, नहीं कि धुआंधार मतलब पथराव कर रहे थे, बहुत जोर कर रहे थे वो लोग। मैंने उन चीज़ घटना को देख कर मैं वहाँ से निकालने चाहता था सर, इसलिए मैं पकड़ लिया सर। मेरा जेब में से पैसा निकाल लिया है और सर मेरा मोबाइल छीन लिया उन लोगों ने। झांसी में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया। ये लुटेरी दुल्हन लोगों को शादी की जाल में फंसाकर मोटी रकम लेने के बाद फरार हो जाती थी और इस काम में उसका पति और 2 अन्य साथी मदद करते थे। लुटेरी दुल्हन का गिरोह मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला है। शादी का झांसा देकर अवैध वसूली करने वाली टीम, जिसका नेतृत्व रानी तिवारी जो जबलपुर एमपी के रहने वाली हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। इस टीम में कुछ पुरुष व महिला भी सम्मिलित हैं। एसएचओ ककरवाई व टीम द्वारा ऐसे व्यक्तियों का खुलासा कर जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 1 महिला और 3 पुरुष हैं। सर इन्होंने और कहीं भी किया कि पहला काम था? नहीं, ये पहले भी ये कार्रवाई कर चुके हैं। यहाँ पर जानकारी होने पर हम लोगों ने तभी देकर इनको गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में बदहाल तिरंगे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक मस्जिद के गुंबद पर तिरंगा लगा था, जो ठीक स्थिति में
नहीं था और इसे लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और तिरंगे को सम्मान पूर्वक उतारने की मांग की। लेकिन आरोप है कि मस्जिद का गेट बंद कर दिया गया और कार्यकर्ताओं को अंदर जाने नहीं दिया गया, जिससे माहौल गर्मा गया। विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने हालात पर काबू पाया। पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद के गुंबद से तिरंगा उतारा गया। मस्जिद के ऊपर झंडा फटा हुआ है, राष्ट्र की शान का सरासर अपमान किया जा रहा है। हम यहाँ आए, हमने देखा तो वास्तव में स्थिति बहुत दयनीय थी। झंडे की पूरी किनारी फटी हुई थी। राष्ट्र के गौरव का इस तरह का अपमान हमने शायद कभी नहीं देखा। जब इन लोगों से कहा गया तो ये लोगों ने बाहर का गेट बंद कर लिया और झंडा उतारने के लिए अपने लोगों को छत पे भेज दिया, जिसका सभी हिंदू संगठनों ने घोर विरोध किया। और अगली खबर मुरादाबाद से, जहां एक कार्यक्रम में बीजेपी के 2 बड़े नेताओं में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई है। बीजेपी नेताओं के बीच हो रही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार के 8 साल पूरा होने पर पार्टी की ओर से मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश कुमार सिंह उर्फ चुन्नू को मुख्य अतिथि बनाया गया। लेकिन कार्यक्रम में जब राजेश सिंह पहुंचे तो उनकी कुर्सी पर बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख राजपाल सिंह पहले से बैठे थे। बस इसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई, फिर जमकर दोनों नेताओं के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कि वायरल हो रहा है। पीडब्ल्यूडी के लापता जूनियर इंजीनियर विवेक सोनी का शव मिला। लखनऊ के गोसाईगंज में इंदिरा कैनाल में शव मिला है। जूनियर इंजीनियर विवेक सोनी आशियाना इलाके में सरकारी आवास में रहते थे। फिलहाल सीतापुर में तैनात थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह साफ होगी। विवेक सोनी मंगलवार सुबह 10 बजे मोबाइल घर में छोड़कर स्कूटी से निकले थे। 2 दिन पहले इंदिरा कैनाल के पास विवेक की स्कूटी मिली थी। परिवार ने आशियाना थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। की पहचान विवेक कुमार सोनी के नाम से हुई है, जो पीडब्ल्यूडी में अवर अभियंता के पद पर तैनात थे। जब इसमें अग्रिम जांच करी गई तो पाया गया कि दिनांक 25 मार्च 2025 को थाना क्षेत्र आशियाना में इनकी पत्नी द्वारा एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था ये कहीं चले गए हैं। और पुलिस द्वारा जब जांच करी गई थी तो 26 तारीख को इंदिरा नहर के पास ही इनकी मोटरसाइकिल वहाँ पर मिली थी। पुलिस द्वारा शक में वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम लगा के लगातार ऑपरेशन चला के जाँच करी जा रही थी। इसी के क्रम में आज इनकी बॉडी बरामद हुई है। अमरोहा में कॉटन वेस्ट कारखाने में अचानक भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है। यह घटना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तकिया मोती शाह में हुआ। सूचना पर पहुंचे दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान। औरैया में दिलीप हत्याकांड में फरार चल रहे 2 बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई और दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम था। दोनों के पैर में गोली लगी है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अस्पताल ले जाया गया। ये दोनों ही बदमाश दिलीप हत्याकांड में फरार चल रहे थे। आपको बता दें, शादी के 15 दिन बाद पत्नी ने अपने पति दिलीप की हत्या करवा दी थी। प्रेमी और सुपारी किलर की मदद से उसने इस वारदात को अंजाम दिलवाया, जिसमें पत्नी और प्रेमी पहले ही गिरफ्त में आ चुके हैं, जबकि 2 बदमाश एनकाउंटर में गिरफ्तार किए गए। चेकिंग के स्थान पर एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति आया था और पुलिस फोर्स को देख के तुरंत ही गाड़ी मोड़ के भागने के लिए कोशिश किया। मोड़ते वक्त उन्होंने मिट्टी में फिसल के वो नीचे गिर गया और इसको देख के जब पुलिस फोर्स आगे बढ़ा, पुलिस फोर्स के ऊपर इन्होंने लिया हुआ तमंचा से कई राउंड फायरिंग किया। सीखा हुआ तरीके से अपना जान बचाने के लिए पुलिस फोर्स भी जवाबी फायरिंग किया। इस जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों को पैर में गोली लगी है। इधर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध खनन को लेकर लोकसभा में कहा कि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में अवैध रूप से खनन चल रहा है और रात के अंधेरे में अवैध रूप से खनन सामग्री इधर से उधर की जा रही है। राज्य में सड़कों, पुलों को भारी क्षति हो रही है। ये बात खुद
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में ये बात रखी है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान पर उत्तराखंड के खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत का कहना है कि राज्य में अवैध खनन की बात निराधार, गलत और भ्रामक है। अवैध खनन पर खनन सचिव ने जो कहा है, आपको सुनाते हैं। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में, जो अब समाप्ति की ओर है, उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है, उस राजस्व को ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है, बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। और इसके अतिरिक्त इस सब के पीछे इससे ये सिद्ध तो होता ही है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा है, प्रभावी नियंत्रण लगा है खनन, अवैध खनन पर। और इसके पीछे इसके जो हम लोगों ने इसके लिए जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाया है वो ये है कि एक तो हमने नियमों का सरलीकरण किया सबसे पहले, और दंडात्मक कार्रवाई बढ़ा दी। नियमों का सरलीकरण करने के साथ साथ दंड बढ़ा दिए। नंबर 2, हम लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। और नंबर 3, टास्क फोर्स तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तीनों स्तर पर गठित है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। मंच तैयार है, नेता तैयार हैं। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 लेकर आ रहा है, और ऐसी चर्चाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, ऐसे आइडियाज जो गेम बदल कर रख देंगे, और ऐसी आवाज जो आने वाले कल को आकार देंगी। भारत मंडपम नई दिल्ली में आइएगा जरूर। कोड स्कैन कर लीजिए और अभी से ही अपने पासेस हासिल कर लीजिए। भूलिएगा मत, 8 और 9 अप्रैल को। नमस्ते और स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।